नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब देखिए, हाल फिलहाल में बैंक में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई लगातार कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है इस बैंक के ऊपर। कल की ही बात करें तो आरबीआई ने 10 करोड़ रुपीज़ का फाइन यहाँ पे जो है इम्पोज करा है एचडीएफसी बैंक पे। यही नहीं, लास्ट ईयर दिसंबर से ही इनका जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसको आरबीआई ने बंद किया हुआ है कि एचडीएफसी बैंक दिसंबर 2020 से ही नए क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकता है। जो पुराना उनका क्रेडिट कार्ड का कस्टमर है वो तो चलिए ठीक है, यूज कर रहा है, लेकिन नया जो क्रेडिट कार्ड है वो एचडीएफसी बैंक अभी नहीं बेच पा रहा है। अब चलिए इन सब का यहाँ पे शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट हो सकता है। और अगर मान लीजिए आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं या आप यहाँ पे एसआईपी वगैरह करते हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बैंक है, लगभग सारे म्यूचुअल फंड्स में टॉप होल्डिंग्स पे रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एसआईपी वगैरह करते हैं। तो वो जो एसआईपी वगैरह कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे डरे हुए लग रहे हैं कि इतना अगेन एंड अगेन आरबीआई कुछ ना कुछ इस बैंक को फाइन कर रहा है, तो क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए कि नहीं। चल के बिल्कुल डिटेल में उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब शुरुआत करेंगे यहाँ पे कुछ जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है उससे। अब कल की ही बात करी जाए तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज करा है 10 करोड़ रुपीज़ का पेनल्टी एचडीएफसी बैंक पे। पहले समझते हैं कि ये क्यों किया गया है। अब देखिए, आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको कि हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है। अब थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, उस चीज़ से डेविएट किया है जिसकी वजह से आरबीआई ने उसको पेनल्टी करा है। इसके अलावा अब इसे मान लीजिए ये नॉर्म्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए अभी आप एचडीएफसी बैंक में गए अपना अकाउंट वगैरह ओपन कराने के लिए। अकाउंट वगैरह तो चलिए, आप मान लीजिए बैंक ने आपको ओपन किया, उसके साथ साथ मान लीजिए बैंक ने आपको कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई तो स्कीम बेच दी। ये बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाने जाओ, कोई हम काम करने जाओ, वो आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस वगैरह यूलिप वगैरह कुछ ना कुछ तो पकड़ा देते हैं। अब मान लीजिए वो आपको एक इंश्योरेंस या कुछ भी तो पकड़ा रहे हैं। अब इस इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या रिस्क हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, क्या प्रोसेस हैं, सब चीज़ एचडीएफसी बैंक को आपको समझाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक इस चीज़ से मुकर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, आरबीआई इस चीज़ को बहुत केयरफुल वॉच करता है। अब एचडीएफसी बैंक ने क्या करा है, ऐसा ही कुछ कंडीशन है यहाँ पे, जो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए उसको एचडीएफसी बैंक ने फॉलो नहीं करा है। तो ये एक तो रीज़न हो गया पेनल्टी का। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जो ऑटो लोन है इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहा है। अब देखिए, बैंक का जनरली काम क्या होता है, बैंक का काम होता है हमसे हमारा पैसा लेना, उसको डिपॉजिट रखना, उस पैसे को किसी और को लोन देना, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट कमाना, राइट। बैंक ये नहीं कर सकता है कि किसी गुड्स को यानी किसी सामान को वो सेल कर सकता है या उसको बाई कर सकता है, राइट। या इवन बार टेंडिंग, इस मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में हेर फेर करने टाइप का, ऐसा एचडीएफसी बैंक कुछ नहीं कर सकता है। एचडीएफसी बैंक नहीं, सॉरी, कोई भी बैंक ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। बैंक का काम केवल होता है पैसे का इधर उधर लेन देन करना, राइट। किसी भी गुड्स यानी सामान को वो बाई या सेल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के केस में कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ये जो लोन वाला ऑटो कार या जो ऑटो लोन वाला सेगमेंट था उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि इन्होंने कुछ तो चीज़ों की जो है बारटेंडिंग करी है। अब देखिए, ये बिल्कुल आरबीआई स्ट्रिक्टली बोलता है कि आपको ये नहीं करना है। अब एक बैंक होकर इन्होंने ऐसा किया हुआ है तो जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो है एक्शन तो आरबीआई लेना ही लेना है। चलिए, ये तो हो गया कि यहाँ 10 करोड़ रुपये की पेनल्टी क्यों लगी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, दिसंबर से इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बंद है। दिसंबर से लेकर मार्च वाले क्वार्टर में देखिए तो इनके 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे कम हो गए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेम उसी दिसंबर से लेकर मार्च वाले क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक ने 6,70,000 नए क्रेडिट कार्ड यूजर को ऐड किया है। और एचडीएफसी ने कितने गंवाए हैं यहाँ पे तो देखिए 3,23,000, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और ये देखिए केवल दिसंबर से लेकर मार्च तक का क्वार्टर है। मार्च के बाद आपका अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, राइट, सॉरी जून नहीं बीत गया, मई बीत गया, अभी जून स्टार्ट होने वाला है। और अभी तक इनका जो ये क्रेडिट कार्ड का जो नया क्रेडिट कार्ड है जो इनको बेचना है, अभी भी आरबीआई ने इन पे बैन हटाया नहीं है, तो ये बैन अभी भी कंटिन्यू है। तो लास्ट वाले क्वार्टर में हो सकता है ये थोड़ा नंबर और भी घट जाए। अब देखिए, ये नए क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर रहे हैं तो समझ में आता है कि इनका कस्टमर बेस नहीं बढ़ रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ये भी चले गए, लगभग 3.5 लाख कस्टमर्स इनके चले गए, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ है, राइट। अब ये जाने का मतलब क्या हुआ कि ये कस्टमर इनके सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो ये जा रहे हैं, अदरवाइज ये क्यों छोड़ के जाएंगे किसी मतलब इतनी अच्छी कंपनी को, राइट। अब देखिए, ये सब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा निगेटिव हो रही हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस है ऐसा इतना ज़्यादा निगेटिव क्यों हो रहा है और आरबीआई इस पर इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों ले रहा है। अब अगर आपको पता होगा, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे तो इस पर जो भी बैंक्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लगभग 35 से 36% के आसपास का जो है चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए आप एक ऐसे कस्टमर हो, मान लीजिए आपने इस मंथ में लगभग 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया क्रेडिट कार्ड से, राइट।
और अगले दिन मान लीजिए अगले महीने या ऐसे मान लीजिए भाई मई चल रहा है, 10 जून को आपका इसका ड्यू डेट है बिल जमा करने का, राइट। अब बहुत सारे ऐसे लोग, इवन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो उनका लास्ट ड्यू डेट होता है, जो बिलिंग डेट होता है, वो उसी दिन जाके पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पहले कर दिया, सबको लास्ट में करते हैं। और उसी दिन मान लीजिए यहाँ पे इनके बैंक के सर्वर का फेलियर हो गया, इनका इंटरनेट बैंकिंग चला गया। अब आप जो है उस दिन ये पेमेंट नहीं कर पाए, तो जैसे ही 10 जून की जगह वो 11 जून हुआ, आपको लग जाएंगे 36% का ब्याज। अब 10 लाख रुपये पे 36% का अगर आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 3.6 लाख। तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट है जो आपको इंटरेस्ट के रूप में देना उस बैंक को। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अरे यार उनका जो है सर्वर का प्रॉब्लम था, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, हम इसको कंप्लेन कर देंगे, हम ये जो है क्यों देने जाएंगे, हम ये पैसा उनको नहीं देंगे। देखिए ये बात पेपर में ठीक लगती है, कहने को ठीक लगती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते होंगे तो आपको ही पता होगा बैंक हमारी कितनी सुनता है। आप उनको फ़ोन करते रह जाओगे, इवन ट्विटर पर जाके आप उनके हैंडल को आप टैग करते रह जाओगे, वो नहीं सुनते हैं। ऐसे केसेस में, ज़्यादातर केसेस में आपको ये जो इंटरेस्ट है वो भरने ही पड़ जाते हैं। अब देखिए इतना बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HDFC बैंक इसको कर रहा है, मैंने जस्ट केवल समझाने के लिए आपको बोला था। अब देखिए ये जो फ्रॉड है, ये जो फ्रॉड वाली चीज़ आ रही है, ये केवल हमारे और आपके साथ नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉरेन इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, राइट। कोई बिजनेस करने आता है, कोई जॉब करने आता है, या इवन कोई टूरिज्म के लिए घूमने भी आता है। तो वो यहाँ पे आते हैं तो उनके भी अपने खर्च होते हैं, वो भी यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह तो करते ही करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा है, वो HDFC बैंक का यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे HDFC बैंक का यहाँ पे सर्वर फेलियर रहता है उसके पेमेंट के टाइम पे भी, तो यहाँ पे उसको भी लॉस हो रहा है, राइट। अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इमेज जाती है देश से हमारे बाहर निकल के। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार यहाँ पे इनका जो बैंकिंग सिस्टम्स है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड है। जो बिल डेट का लास्ट डेट होता है उसी दिन पे इनका सर्वर क्यों डाउन होता है, किसी और दिन सर्वर क्यों नहीं डाउन हुआ, फाइनल वाले दिन पे ही सर्वर क्यों डाउन हो गया। तो इस तरीके के लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं, इससे बहुत ही निगेटिव इमेज जाती है हमारे बैंकिंग सिस्टम की, और RBI इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, राइट। इसी वजह से RBI जो है इतना स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहा है HDFC बैंक में। चलिए ये तो समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है RBI। अब समझते हैं कि आपको क्या करना है। क्या आपको वाकई में अपना जो यहाँ पे HDFC बैंक का शेयर है उसको यहाँ पे बेच देना चाहिए, या आपको अपनी SIP रोक देनी चाहिए, क्या HDFC बैंक एक ख़राब बैंक हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो मैं बोलूँगा नहीं, ना तो आपको अपनी SIP रोकनी है, ना ही अपने जो आपने HDFC बैंक का पहले से जो शेयर ले रखा है उसको सेल करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, और ना ही HDFC बैंक यहाँ पे ख़राब हो गया है, और ना ही HDFC बैंक ने यहाँ पे कोई फ्रॉड किया है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा रीजन देखने की कोशिश करते हैं। अगर अभी आपको पता होगा तो HDFC बैंक अभी सबसे बड़ा बैंक हो चुका है यहाँ पे, और कस्टमर साइज़ की बात करें तो कस्टमर साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़े हो गए हैं, राइट। तो देखिए जितना ज़्यादा कस्टमर साइज़ हो जाएगा उसको संभालना थोड़ा सा कठिन तो हो भी जाता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो। तो ये पहली चीज़ हो गई। और उसके बाद अभी दूसरी चीज़ आपको पता होगा, ये जो लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन लगने की वजह से जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट। तो इसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। वो कैसे, चलिए समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए करने को आप ट्रांजेक्शन्स हो सकता है आप पेटीएम से करते होंगे, राइट, या इवन गूगल पे से करते होंगे, या फ़ोन पे से करते होंगे। आपको तो लगता होगा कि अरे यार ये पैसे पे करने के लिए मैं तो गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में HDFC बैंक तो काम कर ही रहा है, या इवन कोई भी बैंक जो भी यूज़ कर रहे हो आप, मैं यहाँ पे केवल HDFC बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप चाहे किसी भी पेमेंट सिस्टम से आप पेमेंट करिए, बैकग्राउंड में आपका जो बैंक है वो तो यूज हो ही रहा है। यानी अगर मैं सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करूँ तो ये जो बैंक है, जो बैंक की API है वो तो हर बार कॉल हो रही है, वो हर बार हिट हो रही है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पेटीएम से जो है कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह किया, पेमेंट वगैरह किया, पेटीएम जाएगा HDFC बैंक के API को कॉल करेगा, वहाँ से API एग्जीक्यूट होगी, तभी पेमेंट जाएगा, राइट। क्योंकि जो पैसा है अल्टीमेटली आपके बैंक से निकल के ही यहाँ पे दुकानदार के अकाउंट में जाएगा जो आप पेटीएम से कर रहे हो। पेटीएम के पास तो पैसा है नहीं, वो एक मतलब आपके अकाउंट से निकल के जाएगा। तो इस वजह से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अब जैसा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं लॉकडाउन में, तो जो APIs है, या इवन आप बोल लीजिए जो बैंक का जो सर्वर्स है, जो उनका डेटाबेस है, उन सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट फेल्योर दिखाई दे रहे हैं बैंक के सर्वर पे। तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो कि जानबूझ के HDFC बैंक ऐसा कर रहा है। उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो वाकई में यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक्सेस लोड की वजह से। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये कोई फेक या फ्रॉड नहीं है। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप तो ये भूल जाइए कि कोई फ्रॉड हो रहा है,
राइट। और एक चीज़ और बता दूं कि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। अब ये HDFC बैंक इस पर काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करेंगे, जो उनका हार्डवेयर का साइज़ है उसको बढ़ाएंगे, जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो लिमिट है, कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों पे ये आप देखोगे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, RBI इन पे बैन हटाएगा और बैंक एक बार फिर से अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो फिर से वही बात, आपको अपनी SIP नहीं रोकनी है। अगर आप HDFC बैंक में SIP कर रहे हो तो इवन अपने शेयर्स को भी नहीं बेचना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या HDFC बैंक का शेयर बेच के किसी और बैंक में लगा दिया जाए क्या, जैसे कि और अच्छे जो लीडर्स प्राइवेट बैंक हैं जैसे कोटक हो गया और ICICI हो गया। अब देखिए पर्सनली मेरे को ICICI बैंक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को ICICI इस वजह से नहीं पसंद है कि HDFC बैंक के मतलब RBI लगातार कुछ ना कुछ एक्शन ले रही है तो इस वजह से मैं ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। नहीं, ICICI मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है। मेरे को लगता है रिटर्न वाइज ICICI बैंक HDFC बैंक से अच्छा कर सकता है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में। इस वजह से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं HDFC बैंक का कस्टमर होता, सॉरी कस्टमर तो मैं ऑलरेडी हूँ, अगर मैं HDFC बैंक का एक शेयर होल्डर होता तो मैं यहाँ पे HDFC बैंक में अभी भी अपनी SIP जारी रखता। अगर मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको अभी भी होल्ड करता। जस्ट बिकॉज कि RBI ने यहाँ पे फाइन लगा दिया, मैं अपना यहाँ से होल्डिंग निकाल के ICICI बैंक में नहीं लेके जाऊँगा, राइट। ये आप समझना। अगर मैं ICICI मेरे को रिटर्न वाइज अच्छा लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में अच्छा दे सकता है और मेरे को फ्रेश किसी एक बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, इस वजह से मैंने ICICI बैंक को चुना है। ना कि HDFC बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, RBI ने इस पर एक्शंस वगैरह ले लिए हैं तो अभी मेरे को HDFC बैंक पे भरोसा नहीं है, इस वजह से मैं ICICI बैंक में जाऊँगा। तो आप फ़र्क समझिएगा, राइट। ये फ़र्क इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको कन्विक्शन आए, आपको कॉन्फिडेंस आए कि HDFC बैंक में कोई भी खराबी नहीं हुई है, ना ही कोई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, बैंक ने कुछ भी नहीं किया है। जस्ट यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स में ग्लिच आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, बैंक उसको जो है काफ़ी सीरियसली उस पर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर्स अपग्रेडेशन वगैरह हो रहे हैं। और आने वाले आई थिंक एक क्वार्टर ही ले लीजिए आप, आने वाले 1 से 1.5 क्वार्टर में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको जो भी डाउट है यहाँ पे मैं क्लियर कर पाया होऊंगा कि RBI ने क्यों यहाँ पे फाइन्स करे। ये जो 10 करोड़ रुपये का जो फाइन करा था उसके पीछे की वजह क्या थी, या उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड वाला है उस पर जो बैन लगाया है वो क्यों लगाया है। और इसके जवाब में मैंने ये भी बताया कि बैंक इसको किस तरीके से टैकल कर सकता है, या ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इतने ज़्यादा फेल्योर्स क्यों आ रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर्स आ रहा है सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे, तो जिसकी वजह से बैंक थोड़ा उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इनका अपग्रेड होगा ये सारी चीज़ें ये आराम से हैंडल कर पाएंगी। चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लेना ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।